नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश। आप सभी को दुर्गेश एकेडमी के चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, यह ऑब्जेक्टिव का सेशन चल रहा है, स्पेशली उन क्लास के लिए जो इस बार 2026 में प्रिपरेशन कर रहे हैं, 12th बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली बिहार बोर्ड के लिए मैं इस ऑब्जेक्टिव सेशन को लाया हूँ। स्पेशली इस बैच में कहा जाए कि बायोलॉजी के ऊपर मैं विशेष रूप से बात कर रहा हूँ, बायोलॉजी के ऊपर देख रहा हूँ। आइए, बिहार बोर्ड के क्लास 12th में सुपर फास्ट एक्सप्रेस में आप सभी दोस्तों का वंस अगेन फिर से स्वागत है। मैं ऑब्जेक्टिव सेशन में बिहार विद्यालय में पूछे जाने वाले वैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लाया हूँ जो मतलब उम्मीद था 100% जो है यहीं से प्रश्न पूछा जाता है, ऐसा मैंने क्वेश्चन को लाया है। देखिए आगे बढ़ता हूँ, देखता हूँ कि आगे क्या है आपके लिए। मैं ये पहले क्वेश्चन के ऊपर बात करने वाला हूँ। आज पहला क्वेश्चन ये है कि भ्रूणपोष की सेंट्रल कोशिका में होती है। भ्रूणपोष की सेंट्रल कोशिका में होती है। मैंने पहले भी बोला था कि आप देखेंगे तो इस तरह से जो है, जैसे अंदर भ्रूणपोष रहता है, भ्रूणपोष के अंदर देखेंगे तो दो पोलर न्यूक्लिया पाई जाती है, दो पोलर न्यूक्लिया और दो मेल गेमेट रहती है, सही है, और एक एग रहती है। तो कहने का मतलब ये दो पोलर न्यूक्लिया और एक एग जो है, तीनों मिलकर एक ट्रिप्लॉइड रचना बनाती है। इस तरह से रचना बनाती है, जिसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस रहता है, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस द्वितीय केंद्रक कहलाता है। प्राय ऐसे को अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका है, यह प्रारंभिक केंद्रक है, ये आपका गलत है। सेकेंडरी न्यूक्लियस है, सेकेंडरी केंद्र, द्वितीय कोशिका, ये रहा आंसर आपका, ये आपका सटीक आंसर है, ये सही आंसर है। द्वितीय कोशिका मारिएगा, द्वितीय केंद्रक होगा इसमें। ये बाद में जब दो पोलर न्यूक्लिया और एक मेल गेमेट मिलता है तो सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाता, द्वितीय केंद्रक बनाता, इसका ये सहायक है। सहायक कोशिका ये भी आपका गलत है, ए और बी ये दोनों, ये भी आपका गलत है, ये भी आंसर आपका गलत होगा। तो पहला क्वेश्चन में आप मारेंगे द्वितीय केंद्रक होगा भ्रूण कोश के सेंट्रल कोशिका में। चलिए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बीज चोल जो है खाया जाता है। बीज चोल किसका खाया जाता है? ऑप्शन दिया है शरीफा का, दूसरा ऑप्शन सेब का, तीसरा है नारंगी का, इनमें से सभी। आप इसमें सटीक आंसर होगा ये शरीफा। शरीफा के बीज चोल को खाया जाता है। सेब आप देखेंगे तो सेब के थैलमस को खाते हैं, मतलब पुष्पासन को हम लोग खाते हैं सेब के। नारंगी के देखिएगा गूदेदार भाग को, फ्लैशी भाग को खाया जाता है, और इनमें से सभी ये आंसर आपका गलत होगा। तो आप लगाएंगे बीज चोल जो है मुख्यतः वह शरीफा को खाया जाता है, शरीफे वाले भाग को खाया जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा? उभयलिंगी प्राणी है, उभयलिंगी जिसमें मेल फीमेल दोनों पाया जाता है। तो उभयलिंगी प्राणी में आप देखेंगे यहाँ पूछा जा रहा है कि मुर्गी है, नहीं उभयलिंगी नहीं है। सांप उभयलिंगी, हर्माफ्रोडाइट इंग्लिश में कहते हैं, इसमें देखिएगा हर्माफ्रोडाइट कहते हैं इसको, हर्माफ्रोडाइट रहता है, जिसको हम लोग उभयलिंगी कहते हैं। कहने का मतलब सांप ए और बी दोनों, ये भी आपका गलत है, ये भी ना मुर्गी भी और सांप ये नहीं, ये केचुआ आपका उभयलिंगी प्राणी है, ये आपका सही आंसर होगा, इसमें मारिएगा। क्योंकि मेल और फीमेल दोनों का मतलब प्रेजेंटेशन एक में ही होता है, जिसको हम लोग कहते हैं, ये आप देखिएगा केचुआ इसमें लगाइएगा, मेल और फीमेल एक ही में रहता है केचुआ में, इसलिए केचुआ उभयलिंगी प्राणी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बराबर अक्सर पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना होती है? द्विगुणित संरचना देखिएगा, अंडाणु जो है, अंडाणु में एक केंद्रक पाया जाता है। शुक्राणु में आप अगर देखेंगे, शुक्राणु में इसमें भी एक केंद्रक पाया जाता है, युग्मनज, इसमें 2n संरचना होती है। चूंकि इसमें देखिएगा मेल गेमिट स्पर्म रहता है और फीमेल गेमिट ओवम रहता है, दोनों मिलकर मतलब 2n रचना बनाती है, 2n रचना बनाती है, जिसको हम लोग युग्मनज कहते हैं, इंग्लिश में जायगोट कहते हैं। 2n संरचना बनाकर जायगोट बनाता है। अर्थात पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है, तो युग्मनज जो है आपका द्विगुणित संरचना है, इनमें से सभी ये गलत हो जाएगा। अंडाणु अयुग्मित संरचना, शुक्राणु भी जो है अगुणित संरचना में है, और बाकी युग्मनज आपका द्विगुणित संरचना में आ जाएगा, इसको आप मारिएगा, सही आंसर है, क्योंकि दो केंद्रक रहता है इसमें युग्मनज में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 5 ये पूछा जा रहा कि मानव शरीर वर्ग ओ में उपस्थित रहता है, एंटीजन अनुपस्थित रहता है, एंटीजन अनुपस्थित रहता है, एंटीबॉडी अनुपस्थित रहता है, एंटीजन उपस्थित रहता है, और एंटीबॉडी ए उपस्थित रहता है। ये आपका सही आंसर है, एंटीजन अनुपस्थित रहता है। देखिएगा ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन अनुपस्थित रहता है। वहीं अगर पूछ दे, मैं अगला इसका डायग्राम दिखाता हूँ, ये इसका आंसर क्या दिखाता हूँ, पूरा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। जैसे कि यहाँ मैंने लिखा है
ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप एंटीजन एंटीबॉडी। पूछा जा रहा है कि ए ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन होगा, तो ए एंटीजन होगा, और ये ए ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी आपका बी रहता है। वहीं देखिएगा ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी पाया जाता है और एंटीबॉडी ए रहता है। इसी में अगर मैंने भी बोला था कि अगर पूछ दे ए बी में कौन सा एंटीजन उपस्थित रहता है, तो ए बी एंटीजन उपस्थित रहता है और अनुपस्थित रहता है एंटीबॉडी। ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी, ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी अनुपस्थित रहता है। वहीं आपका भी क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्लड ग्रुप बी में ब्लड ग्रुप ए ओ में कौन सा मतलब एंटीजन पाया जाता, तो एंटीजन जो है ये अनुपस्थित होता है। बाकी आपका ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। वहीं अगर ये भी पूछ दे क्वेश्चन, अगर ये भी ब्लड ग्रुप में पूछ दे कौन सा एंटीबॉडी रहता है, तो आप एंटीबॉडी ग्रुप में ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी कौन सा रहता है, तो उसमें लिखेगा अनुपस्थित रहता है। ये आपका मानना है, ये इसका सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर कभी ए बी में पूछ देगा, कभी ओ ब्लड ग्रुप में पूछ देगा कौन सा एंटीजन पाया जाता है, तो इस तरह से आप याद रखिएगा। क्लोरेला निम्न में से क्या होता है? क्लोरेला निम्न में से क्या है? क्लोरेला जो है एक प्रकार का एल्गी है, शैवाल है। क्लोरेला जो है एक प्रकार का एल्गी है, एल्गी इसको हम लोग हिंदी में शैवाल कहते हैं। यह एक हाईली फोटोसिंथेटिक, कहने का मतलब क्लोरेला जो वो हाईली फोटोसिंथेटिक होता है। इसका उपयोग देखिएगा मुख्यतः मतलब जब स्पेस वॉक में जाते हैं, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, अंतरिक्ष में जब जाते हैं सैर करने के लिए, तो इस कंडीशन में क्लोरेला नाम का ये जो क्लोरेला है, इससे कैप्सूल बनता है। इस कैप्सूल का उपयोग मतलब स्पेस वॉक करने के लिए जाते हैं तो स्पेस में इन लोग कैप्सूल का उपयोग करते हैं। ये क्या होता है, ये भूख कम नहीं लगने देती है, भूख बिल्कुल कम लगती है, जिससे क्या होता है हाईली फोटोसिंथेटिक होती है, ज्यादा हाईली एनर्जी प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से मतलब स्पेस वॉक करने वाले अंतरिक्ष यात्री को भूख कम लगती है। इसलिए आप याद रखिएगा, कहीं कोई अगर गलत ऑप्शन लगाता तो उनका ध्यान मत रखें। इसका आपका सही आंसर होगा शैवाल। क्लोरेला एक प्रकार का शैवाल है जो हाईली फोटोसिंथेटिक होता है, जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने की क्षमता होती है। आपका ये जीवाणु गलत ऑप्शन हो जाएगा। प्रोटो जो आपका दिया हुआ है ये भी गलत ऑप्शन होगा। एकल कोशिका ये प्रोटीन दिया गया, ये भी आपका गलत आंसर होगा। तो आप परफेक्ट रूप में आप मारिए कि शैवाल है, क्लोरेला एक प्रकार का शैवाल है जो हाईली फोटोसिंथेटिक होता है। चलते क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि क्राइजीन बाल कृमि से किस फसल को बचाता है? क्राइजीन बाल कृमि के किस फसल से बचाता है? तो क्राइजीन देखिएगा मुख्यतः कपास में पाया जाता है, कॉटन में जो रुई होती है उनमें क्राइजीन पाया जाता है। क्राइजीन में देखिएगा मतलब पॉइजन जीन पाया जाता है, जिसकी वजह से आज के दौर में देखिएगा जो समुन्नत किस्म के फल जो तैयार किए जाते हैं, बीज जो तैयार किए जाते हैं, उनमें क्राइजीन के कॉटन से मतलब पॉइजनस जीन रिमूव करके डाला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कीट प्रतिरोधी फसल जो है मुख्यतः ये बनते हैं, तो उसमें कीट कम लगाया जाता है। तो मुख्यतः देखिएगा क्राइजीन में जो है, क्राइजीन में ये कपास आपका जो है सही आंसर है। कपास में ही क्राइजीन पाया जाता है जो बाल कृमि की फसल को बचाता है। आम ये गलत आपका ऑप्शन दिया, चाय भी आपका गलत है और गेहूं भी आपका गलत है। सबसे सटीक आंसर कपास है, इसको आप सही मारना। सही है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 ये पूछा जा रहा अम्लीय वर्षा के कारक है। अम्लीय वर्षा क्या कारक है? मुख्यतः देखिएगा इंडस्ट्रियल एरिया में ही मुख्यतः औद्योगिक क्षेत्रों में ही अम्लीय वर्षा होती है। तो देखिए अम्लीय वर्षा में मुख्यतः सल्फर डाइऑक्साइड का बहुत बड़ा योगदान रहता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रहता है उसका भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो ये पहला ऑप्शन आपका दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये गलत आंसर है, ये नहीं होगा। ये आपका देखिए सल्फर डाइऑक्साइड है, ये सही है आपका आंसर। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये या परऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इसमें देखिएगा आप अम्लीय वर्षा का कारक ये मुख्यतः। ये भी आपका CO2 NO2 ये भी आपका गलत है, ये भी आपका गलत है। तो सबसे अच्छा आंसर कौन सा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, इसी के कारण देखिएगा अम्लीय वर्षा होती है, मुख्यतः अम्लीय वर्षा होती है। चलते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है लाइकेन सूचक है। लाइकेन सूचक है कार्बन डाइऑक्साइड के प्रदूषण का, गलत है, कार्बन डाइऑक्साइड ये सल्फर डाइऑक्साइड, ये आपका सही है। सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषक, ये आपका सही आंसर होगा। कार्बन डाइऑक्साइड के प्रदूषण का लाइकेन सूचक नहीं था। लाइकेन देखिएगा मुख्यतः चट्टानी भागों में क्षेत्रों में पाया जाता है, और वहीं पर ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है मतलब लाइकेन सल्फर डाइऑक्साइड से मुख्यतः प्रभावित होकर मतलब प्रदूषक का कारण बनता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी आपका गलत आंसर है। जल प्रदूषक का ये भी आपका गलत आंसर है। तो आप इसमें मारिएगा मुख्यतः, ये आपका नहीं, ये भी गलत आपका, ये मुख्यतः आंसर ये आपका सही होगा। सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषक है
लाइकेन, लाइकेन, इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। कहता मानव जो है साधारणतः ध्वनि की तीव्रता सहन कर सकता है। मानव देखिएगा मतलब मुख्यतः देखिएगा वैसे 8 से 9 डेसिबल के आसपास देखिएगा, इतना तक श्रव्य ध्वनि बहुत अच्छी ध्वनि होती है जिनको लोग सुनते हैं, लेकिन यहाँ दिया गया है 20 से 30 डेसिबल ये श्रव्य ध्वनि है, आप सुन सकते हैं, कान आपका बर्दाश्त कर सकता है। 80 से 90 डेसिबल ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये तो और बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये भी आप नहीं सुन पाएंगे, ये तो खैर बहुत ज्यादा ही है। तो मनुष्य जो है मानव देखेंगे साधारणतः 20 से 30 डेसिबल की ध्वनि का सहन कर सकता है, 20 से 30 डेसिबल के आसपास वो अपना ध्वनि को सुन सकता है अच्छे से, श्रव्य ध्वनि होती है। पॉल्यूशन बहुत कम होता है, इस चीजों पर ध्यान दीजिएगा, अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर चल रहे हैं 11, कहता है निम्न में से किसमें जल परागन होता है। ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न में अक्सर देखेंगे ऑप्शन रहता है कमल, आपका कमल में देखते हैं लोग क्या करते हैं, पानी में रहता है, ये वाटर में कमल पाया जाता है। अब लोग ये समझते हैं कि वाटर में चलो ये है तो मार दो, पूछा जा रहा कि निम्न में से किसमें जल परागन होता है, लेकिन वाकई देखिएगा पानी के ऊपर जो है कमल का फूल रहता है, तो कभी भी कमल में जो है कीट परागन होगा, ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि आओ ना देखिए ताउसी डायरेक्ट हम लोग मार दिए, कमल में जो है कमल मतलब जल परागन करता है, ये आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा, इसमें आप मत मारना, ठीक है। जलकुंभी देखिए ये इसमें ये जलकुंभी है, ये पानी में रहता है। इसके बाद हाइड्रिला आपका है, हाइड्रिला भी पानी में रहता है, सही है, तो ए भी होगा बी भी होगा, यहाँ सी ऑप्शन दिया गया गलत है। ए और सी, ये ऑप्शन आपका सही है, ए और बी और सी, बी गलत है, ये नहीं होगा, ये गलत है आपका आंसर, ये गलत है आपका। देखिए ये ए और सी दोनों ऑप्शन सही है, मार देता हूं नीचे, ए एंड सी ऑप्शन जो है दोनों करेक्ट है, आप दोनों इनमें से मारिएगा, चाहे हाइड्रिला अगला ऑप्शन अगर इसमें से रहता ए और सी दोनों, यहाँ बी लिखा हुआ ए और सी दोनों रहता तो आप इसको मार देते। इसलिए ध्यान रखिएगा जलकुंभी में भी जल परागन होता है और हाइड्रिला में भी जल परागन होता है, कमल में कभी जल परागन नहीं होगा, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान रखिएगा, अक्सर लोग गलत करते हैं, किताब में भी बहुत सारे बुक ऐसे हैं जो कमल मार देते हैं, जो गलत आंसर है, ठीक है, ऐसा आंसर नहीं होगा। जब भी होगा जलकुंभी और हाइड्रिला दोनों जो है इस तरह से प्रश्न के जवाब होते हैं। पूछा जा रहा ट्राइसोमी 2n+1 के कारक बच्चे मंद बुद्धि के हो जाते हैं, ये देखिएगा डाउन सिंड्रोम का शिकार हो जाता है अक्सर, ऐसे फिलाडेल्फिया ये आपका नहीं होगा आंसर, डाउन सिंड्रोम ये आपका सही आंसर है। डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति अक्सर देखिएगा मतलब 2n+1 के शिकार हो जाते हैं, ये म्यूटेशन में आपको मैं डायग्राम दिया हूं, दिखा देता हूं। ट्राइजोमी होता है, ट्राइजोमी का फॉर्मूला था 2n+1, 2n जैसे हम लोग में 2n के जगह अगर 23 मान ले लिया जाए, 23 दूनी 46 होता है, 46 प्लस 1 क्रोमोजोम अगर हम लोग और जोड़ दें तो टोटल 47 क्रोमोजोम हो जाते हैं। ऐसे 47 क्रोमोजोम से ग्रसित व्यक्ति नॉर्मली मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र, अगर इसमें से 47 गुणसूत्र हो जाएंगे तो ऐसे व्यक्ति जो है डाउन सिंड्रोम के शिकार हो जाएंगे। और प्राय ऐसे व्यक्ति देखिएगा जिनके अंदर बहुत सारे एक्स्ट्रा कैरेक्टर आ जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो है डाउन सिंड्रोम के शिकार हो जाते हैं और मंद बुद्धि के हो जाते हैं, ज्यादा इनकी लाइफ भी नहीं रहती, बहुत कम लाइफ में ये बच्चे मर जाते हैं। एल्डिलिज्म ये भी आपका गलत है, ये भी होता है, सही है, तो याद रखिएगा 2n+1 से ग्रसित व्यक्ति जो है वो डाउन सिंड्रोम के शिकार हो जाते हैं, 2n+1 से ग्रसित व्यक्ति डाउन सिंड्रोम के शिकार हो जाते हैं, जिसमें मुख्यतः देखिएगा 47 क्रोमोसोम होता है। ये आप म्यूटेशन में देखिएगा, मेरे पिछले वीडियो में आप जा सकते हैं, म्यूटेशन में जेनेटिक्स का एक प्लेलिस्ट बना हो, उस पर जाकर आप म्यूटेशन के वीडियो को देखें, उनमें मिलेगा। वैसे मैं एक नए इसका थोड़ा सा डायग्राम भी मैंने दिया है, यहाँ आपको दिखाया हूँ, म्यूटेशन है ये, म्यूटेशन को हिंदी में कहते हैं उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन है जो किसी भी जीव के फिनोटाइप को बदल देता है, फिनोटाइप में परिवर्तन आ जाता है, इसको हम लोग म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोजोमल म्यूटेशन, दूसरा है जीन म्यूटेशन। एक प्लांट है, नाम लिखा था ओइनोथेरा लेमार्कियाना, ओइनोथेरा लेमार्कियाना प्लांट पर सर्वप्रथम आय बदला आपको, एक वैज्ञानिक से नाम था उनको ह्यूगो डैवरिस, 1909 से 1903 ईस्वी में इन्होंने अध्ययन किया, और जो ओइनोथेरा लेमार्कियाना प्लांट था उसमें अचानक आए परिवर्तन को उन्होंने म्यूटेशन नाम दिया। और मैंने क्या बोला, म्यूटेशन दो प्रकार के, क्रोमोजोमल म्यूटेशन और जीन म्यूटेशन। फिर यहाँ से देखिए क्रोमोजोमल म्यूटेशन का मैंने ये पार्ट लिखा है, ये दो प्रकार के पॉलीपोलाडी सेट और नंबर में, यहाँ क्रोमोजोमल एबरेशन दिया है स्ट्रक्चर में। कहने का मतलब ये हुआ पॉलीपोलाडी होता है सेट और नंबर पर डिपेंड करता है। जब क्रोमोजोम की एक सेट का मतलब जैसे फीमेल क्रोमोजोम है तो वो XX होगा और मेल क्रोमोजोम होगा तो वो X और Y होगा, ये आपका क्रोमोजोम होगा। कहने का मतलब एक सेट में, पॉलीपोलाडी के एक सेट में किसी भी प्रकार का या नंबर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन आ रहा तो उसको हम लोग पॉलीपोलाडी कहते हैं। और क्रोमोजोमल एबरेशन में किसी भी क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन आता है तो उसको क्रोमोजोमल एबरेशन कहा जाता है। अब यहाँ से देखिएगा पॉलीपोलाडी दो प्रकार के हैं,
एक होता है यूपोलाडी। एक देख रहे हैं यहाँ पर आप लिखा गया ये यूपोलाडी है। यूपोलाडी इसमें सेट में परिवर्तन होगा, सेट में आप देख रहे हैं। इसके बाद एन्यूपोलाडी जो है इसमें आप देखेंगे नंबर में परिवर्तन होगा। यूपोलाडी में देख रहे हैं आपका ये लिया गया है हैप्लोइडी, डिप्लोइडी, ट्रिप्लोइडी, टेट्राप्लोइडी, ये लिया गया है। हैप्लोइडी में किसी भी क्रोमोसोम के नंबर ऑफ सेट में एक में परिवर्तन होता है तो उसको हम लोग हैप्लोइडी कहते हैं। जब 2 सेट में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होगा तो उसको डिप्लोइडी कहते हैं। 3 सेट में क्रोमोसोम का किसी का परिवर्तन होगा तो उसको ट्रिप्लोइडी कहेंगे। वहीं अगर 4 क्रोमोसोम में 4 सेट में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो उसको टेट्राप्लोइडी कहते हैं। वहीं आप देख रहे हैं एन्यूप्लोइडी में थोड़ा एनिमेशन दिक्कत है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। एन्यूप्लोइडी कैलकुलेशन सही से किया जाता पर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको थोड़ा सा फेस करना होगा। देखिए एन्यूप्लोइडी नंबर में क्रोमोसोम की संख्या में किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो तो उसको हम लोग एन्यूप्लोइडी कहते हैं। देखिए यहाँ का आपके यहाँ चला है, यहाँ का पहला जैसे कि हमने लिखा ये मोनोजोमी है, 2n-1 फॉर्मूला होता है। मतलब डिप्लॉयड क्रोमोसोम में अगर एक क्रोमोसोम की कमी हो जाए तो उसको मोनोजोमी कहते हैं। डबल मोनोजोमी में देखिएगा डिप्लॉयड क्रोमोसोम में 2 बार एक की कमी हो जाए तो उसको डबल मोनोजोमी कहते हैं। नल्लीजोमी में डिप्लॉयड क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम की कमी हो जाए तो उसको नल्लीजोमी कहते हैं। ट्राइजोमी में अभी हमने लिखा था डाउन सिंड्रोम में, ट्राइजोमी में अगर डिप्लॉयड क्रोमोसोम है तो उसमें अगर एक क्रोमोसोम की वृद्धि हो जाए तो उसी को हम लोग ट्राइजोमी कहते हैं। वहीं डबल ट्राइजोमी में देखेंगे आप लोग, मतलब डिप्लॉयड क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम की संख्या 2 बार अगर वृद्धि कर जाए तो उसको हम लोग डबल ट्राइजोमी कहते हैं। वहीं पर आप यहाँ देखेंगे क्रोमोसोमल एवरेशन का ये लिखा गया, देखिए यहाँ पर चलाया। क्रोमोसोमल एवरेशन में देखिएगा पहला होता है डिलेशन। जब क्रोमोसोम क्या है 4 प्रकार के होते हैं। डिलेशन, डिलेशन कहते हैं जब क्रोमोसोम डिलीट हो जाए, जब क्रोमोसोम किसी जो क्रोमोसोम का जो संरचना था उससे कोई चीज डिलीट हो जाए तो उसको हम लोग डिलेशन कहते हैं। वहीं आप देखेंगे दूसरा क्रोमोसोम होता है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन में क्या है, क्रोमोसोम है ही ऑलरेडी और उसी का एक डुप्लीकेट क्रोमोसोम चलाया जाए तो उस प्रक्रिया को हम लोग डुप्लीकेशन कहते हैं। वहीं तीसरा आपका आ जाता है इन्वर्सन। क्रोमोसोम क्या करता है, रोटेट हो जाता है, मतलब 180 डिग्री पर अगर क्रोमोसोम रोटेट कर जाए, घूम जाए तो उसके क्रोमोसोम के सीक्वेंस में कोई ना कोई चेंजेस आ जाते हैं, कोई ना कोई बदलाव आ जाते हैं, जैसे परिवर्तन को हम लोग इन्वर्सन कहते हैं। और चौथा आ जाता है आपका ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में देखिएगा क्रोमोसोम जो है इनमें भी मतलब मुख्यतः टूटकर, ठीक है, टूटकर जो है परिवर्तन ले लेते हैं। तो इनमें क्या होता है, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में किसी न प्रकार का परिवर्तन आ जाता है। पूरा देखिए यहाँ पर लिखा गया, इसका स्लाइड यहाँ चला है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा। ये क्रोमोसोमल में मतलब क्रोमोसोमल म्यूटेशन का एक डाटा मैंने आपको ये दिया था। इसी में देखिएगा एक और पार्ट बच गया जीन म्यूटेशन। ये आपका जीन म्यूटेशन है। जीन म्यूटेशन में देखेंगे मतलब 2 चीजें आती है, एक ट्रांजिशन आती है, एक होता है ट्रांसवर्सन। ये आप देख रहे हैं। ट्रांजिशन में क्या होता है, जब प्यूरिन प्यूरिन से प्रतिस्थापित हो जाती है और पैरामिडिन पैरामिडिन से प्रतिस्थापित हो जाती है तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं ट्रांसजिशन। और वही देखिएगा ट्रांसवर्सन में क्या होता है, ट्रांसवर्सन में देखिएगा प्यूरिन पैरामिडिन से और पैरामिडिन प्यूरिन से जब प्रतिस्थापित कर जाती है तो ऐसे प्रक्रिया को प्राय हम लोग ट्रांसवर्सन कहते हैं। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये जीन म्यूटेशन होता है। जीन म्यूटेशन को पॉइंट म्यूटेशन भी कहा जाता है क्योंकि बड़े ही सूक्ष्म और आणविक स्तर पर होता है, इसलिए इसे पॉइंट म्यूटेशन भी कहते हैं, पॉइंट म्यूटेशन भी कहा जाता है। चलते देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है डीएनए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग निम्न में से क्या है। ध्यान रखिएगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग निम्न में से क्या है। देखिएगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग निम्न में से क्या है, सॉरी कलर नहीं आ रही है। देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए टाइपिंग ये भी आपका सही है, डीएनए टाइपिंग एकदम सही है। डीएनए प्रोफाइलिंग ये भी सही है, ये भी सही है। बेस पेयरिंग ये आपका ये चारगप साहब ने दिया था, बेस पेयरिंग को इसका हटाइए, ए बी दोनों ये ऑप्शन आपका सही है। मतलब डीएनए टाइपिंग भी होगा, डीएनए प्रोफाइलिंग भी होगा। कहीं क्या आंसर आपका डीएनए प्रोफाइलिंग दे देता है जो गलत आंसर है। आप इसमें दोनों लगाइएगा, डीएनए टाइपिंग भी होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में डीएनए टाइपिंग और डीएनए प्रोफाइलिंग दोनों को लिया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला। ध्यान रखिएगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, मतलब डीएनए टाइपिंग भी है और डीएनए प्रोफाइलिंग भी इसको कहते हैं हम लोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस डीएनए के ए अणु में प्यूरिन होता है। निम्न में से किस डीएनए अणु में प्यूरिन है। प्यूरिन आपको फिर मैं बता दूं, आप देखेंगे प्यूरिन, प्यूरिन में मुख्यतः एडेनिन और ग्वानिन पाए जाते हैं। प्यूरिन में मुख्यतः एडेनिन और ग्वानिन पाए जाते हैं।
थोड़ा सा, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यूरिन में मुख्यतः देखिएगा एडेनिन और ग्वानिन पाए जाते हैं। वहीं आप अगर पैरामिडिन की बात करेंगे तो पैरामिडिन में देखिएगा साइटोसिन और थायमिन पाए जाते हैं। यहाँ शॉर्टकट लिखा हुआ पूछ रहा प्यूरिन में क्या रहता है, तो प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन, ये एडेनिन और साइटोसिन है, ये आपका गलत है। साइटोसिन तथा थायमिन ये भी गलत है आपका, साइटोसिन थायमिन पैरामिडिन में रहेगा। और यहाँ सी नंबर ऑप्शन दिया एडेनिन तथा ग्वानिन, आपका एडेनिन ये आ गया और ये आपका ग्वानिन आ गया, ये आपका सही आंसर है। इसमें आप ये मारिए सही है, बाकी इनमें से कोई नहीं, ये आपका गलत आंसर दिया हुआ, इसको आप गलत बन गया। चलते हैं दोस्तों, देखते हैं अगले तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है अगला क्वेश्चन? पूछा रहा है एड्स बीमारी में HIV किस कोशिका को नष्ट करता है? एड्स बीमारी में HIV देखिएगा, HIV का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस होता है, जो एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम नामक बीमारी के कारण, इसके कारण मतलब ये बीमारियां धरती है जिसका नाम है एड्स। एड्स में क्या होता है? एड्स में T4 लिम्फोसाइट को ही ब्लॉक कर लेता है, जो ये T4 लिम्फोसाइट दिया गया इसको ही ब्लॉक कर देता है पूरी तरह से, जिसके कारण क्या होता है पेशेंट जो है मतलब एड्स की बीमारियों का वेलकम हो जाता है, सारी बीमारी जो उनके शरीर में आ जाती है, जिसकी वजह से वो आदमी वो मतलब ऑन द पोजिशन 5 साल के अंदर जो है वो डेथ पोजिशन में पहुंच जाता है। बी कोशिका ये आपका गलत दिया हुआ, ये भी नहीं होगा आपका सही। सी कोशिका है ये भी आपका नहीं होगा। मुख्यतः आप लिखिएगा इसका सबसे सटीक आंसर है T4 लिम्फोसाइट। HIV में देखिएगा, एड्स बीमारी में HIV में अक्सर T4 लिम्फोसाइट को घेर लेता है, जिससे हमारा पूरा बॉडी, पूरा इम्यून सिस्टम का बॉडी पैरालाइज हो जाता है, जिससे बॉडी काम करना बंद कर देता है। A और B दोनों, सी कोशिका बी कोशिका ये नहीं होगा आपका, ये सबसे सटीक आंसर है T4 लिम्फोसाइट, इसको याद रखिएगा। चलते देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 है गिर राष्ट्रीय उद्यान विख्यात है। गिर राष्ट्रीय उद्यान विख्यात है किसके लिए? लिखा गया हिरन के लिए, सिंह के लिए, चीता के लिए, पक्षी के लिए। तो आप सबसे अच्छा आंसर मारिएगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है सिंह के लिए प्रसिद्ध है। हिरन के लिए ये ऑप्शन गलत है, चीता के लिए ये भी ऑप्शन गलत है, आपका पक्षी के लिए ये भी ऑप्शन गलत है। गिर राष्ट्रीय उद्यान मुख्यतः सिंह के लिए प्रसिद्ध है। सिंह को जो है इसमें पाला जाता, रखा जाता, इसकी रखरखाव की जाती है। चलते क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला 17। न्यूक्लिक अम्ल के नाइट्रोजनस बेस के बीच कौन सा बंधन रहता है? न्यूक्लिक अम्ल जिसमें देखिएगा प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है एमाइनो एसिड, एमाइनो एसिड के बीच जो है, एमाइनो एसिड के बीच नाइट्रोजन और कार्बन की भी देखिएगा तो पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है, ये पेप्टाइड बॉन्ड। पूछ रहा न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल ये प्रोटीन है, इसका सटीक आंसर यही होगा, मतलब एमाइनो एसिड के बीच पाए जाने वाले बंधन को हम लोग पेप्टाइड बंधन कहते हैं। ईस्टर बंधन है, ईस्टर बंधन देखिएगा अक्सर अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बीच जो है, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बीच देखिएगा ईस्टर बॉन्ड पाया जाता है आपका, ईस्टर बॉन्ड ये आपका गलत आंसर होगा। ए और बी ये तो आपका गलत है श्योरली से, हाइड्रोजन बंधन ये भी गलत है। आप देखिएगा न्यूक्लिक अम्ल में अक्सर जो है पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन देखते हैं अगला 18 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 है कैंसर किसके कारण होता है? कैंसर लिखा गया, कैंसर किस के कारण होता है, किस कारण से होता है? जीवाणु द्वारा, कैंसर जीवाणु द्वारा नहीं होता है। हर्पिस वायरस है, SB40 वायरस है जिसकी वजह से कैंसर होता है। ऑन्कोजीन द्वारा, ये सही है, ऑन्कोजीन के द्वारा कैंसर होता है, सही है, ऑन्कोजीन के कारण ही कैंसर पकड़ता है, प्रो ऑन्कोजीन ऑन्कोजीन में बदल जाता है जिसकी वजह से कैंसर धरता है। ए और बी दोनों ये गलत है आपका, ये गलत है, इनमें से कोई नहीं, ये भी आपका गलत है। तो ध्यान रखिएगा हमेशा कैंसर से संबंधित जो भी डिजीज होंगे वो ऑन्कोजीन के द्वारा ही पकड़ता है, कैंसर के कारण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 था। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए कल्याण सोना किसका किस्म है? कल्याण सोना देखिएगा यह गेहूं की प्रोन्नत किस्म है, सटीक आंसर आपका ये है गोना सोना, ये भी गेहूं ही है, सही है, पर गेहूं की ये प्रोन्नत किस्म है, इसका लिखिएगा। ए और बी दोनों दिया गया, कल्याण सोना किसका? गेहूं, ए और बी दोनों सही है। गेहूं की प्रोन्नत किस्म सोना भी दिखेगा गेहूं की है, तो ए बी और बी मार सकते, दोनों कोई दिक्कत नहीं, लेकिन परफेक्ट आंसर आपका ये है प्रोन्नत किस्म है, इसको आप लगाइए। अच्छा ये आपका दिया गया है, ये देखिए ये भी कल्याण सोना पूछ रहा है, तो कल्याण सोना गेहूं का प्रोन्नत किस्म है, सोना भी देखिएगा गेहूं का, लेकिन ये सटीक आंसर ये मत, ये मारो सही, ये सही आपका, ये आपका गलत है आंसर। तो अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन एकल कोशिका प्रोटीन है? निम्न में से कौन एकल कोशिका प्रोटीन है? एस्पाइरुलिना ये भी एकल कोशिका है, एकल कोशिका। इसके बाद क्लोरेला ये भी एकल कोशिका है, क्लोरेला अभी पढ़े थे, अलग होता है। सिनेडेसम्स ये भी आपका एकल कोशिका है। इनमें से सभी, ये आपका इनमें से सभी जो है एकल कोशिका है।
सभी मतलब यूनिसेलुलर है। इनमें से कौन एकल कोशिका प्रोटीन है, सभी आ जाएंगे इनमें से, आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 था। बस आज यहीं तक 20 क्वेश्चन का सिलसिला ये चल रहा था। फिर से मैं आप उन दोस्तों को मैं वेलकम करना चाहता हूं, उन बच्चों को जो बिहार बोर्ड के प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिहार बोर्ड से जुड़े हुए हैं, 12th बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, या वैसे जो टीचर बनने की इच्छा से पढ़ रहे हैं, उन सब के लिए इनका स्वागत। आप उन सब ऐसे प्रश्न जो है स्टेट जो एग्जाम होती है बिहार में, उन सारे प्रश्नों का जवाब इस तरह से ही मतलब दिया जाता है, ऐसे प्रश्न उनमें बेसिकली पूछे जाते हैं। तो मैं फिर कहूंगा कि बिहार बोर्ड में जो पूछे जाने वाले 12th क्लास के जो बच्चे हैं वो भी जुड़ सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके बाद जो मतलब स्टेट में जो है तैयारी कर रहे हैं वो भी जुड़ सकते हैं, बीपीएससी लेवल के जो तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। आइए फिर से वंस अगेन आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत है। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच पाए और आप हमारे वीडियो को पहले देख पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको आपका सपोर्ट करने के लिए। इसी तरह आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए, जिससे मैं आने वाले वक्त में और अच्छे से वीडियो बना पाऊँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।